तो बेटा आज की क्लास में जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं वेव्स की। कह रहा है कि इफ़ n1 n2 बेसिकली नीट में आया हुआ सवाल है, इफ़ n1 n2 एंड n3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द थ्री सेगमेंट्स into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by। देखो भाई कह रहा है कि कोई एक स्ट्रिंग है, उसको बेसिकली आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये A, ये B, ये C और ये D, ऐसे है ना। इस तरह का कुछ एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो कह रहा है कि यहाँ पे इस AB वाले पार्ट की लेंथ मान लो आप कितनी है बेटा L1, इसकी लेंथ L2 मान लें आप, और इसकी लेंथ L3 मान लें। तो कह रहे हैं कि जो AB वाले पार्ट में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो N1 है। तो आप N1 को कैसे लिखेंगे, कल जो लास्ट क्लास से उसमें फॉर्मूला देखा था C बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ, तो C बाई 2L1। इसी तरह से आप N2 कैसे लिखेंगे बेटा, C डिवाइडेड बाई 2L2 और N3 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2L3। आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2 प्लस L3। तो आप यहाँ से बेटा L1 की वैल्यू लिखें, L1 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2N1, L2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2N2 एंड L3 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 2N3। और ये सब वैल्यूज़ आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो n इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ, देखो L1 की जगह क्या लिखें आप, C डिवाइडेड बाई 2N1, C डिवाइडेड बाई 2N2 प्लस C डिवाइडेड बाई 2N3। तो आप जब यहाँ से सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 बाई n इज इक्वल टू 1 बाई N1 प्लस 1 बाई N2 प्लस 1 बाई N3। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये वाला रिलेशन आपको आएगा जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये आप लिख सकते हैं बेटा। So now move to the next question। करेक्ट, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेस्ड बाय L बाई 20 and speed of transverse wave along it is V। The speed of wave when it is stressed by L by 10 will be। ये क्वेश्चन है देखो, तो इधर से रब कर देते हैं बेटा। देखो हमें ये पता है कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो भी उसमें आपने स्ट्रेचिंग की वो। तो कह रहे हैं कि पहले उसको L बाई 20 स्ट्रेच किया बेटा, तो L बाई 20 स्ट्रेच किया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि भाई एक बात देखो कि इनिशियली उस टाइम पे टेंशन T थी और बाद में टेंशन कितनी होगी T डैश। तो इनिशियल स्ट्रेचिंग थी L बाई 20 और बाद में है भाई L बाई 10। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि T डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T। यानी कि बाद में जब आपने L बाई 10 जब उसको स्ट्रेच किया है ना, L बाई 10 जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उस टाइम पे उसका टेंशन पहले से ट्वाइस हो गया। चलो अब जो स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय म्यू। आप ऐसे लिखते हैं उसको बेटा। तो यानी कि यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T और यू कैन राइट C स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो कि V स्क्वायर बाई V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली टेंशन T थी बेटा, बाद में टेंशन आपका कितना हो गया 2T हो गया। ठीक है, सो V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2V स्क्वायर और V डैश इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स V। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। ऑप्शन C इसका आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n लूप्स व्हेन ए मास m इज प्लेस्ड ऑन द पेन। What mass should be placed on the pen to make it vibrate in 2n loops?
देखो बेटा पहले केस में कह रहा है कि n लूप्स हैं, तो n लूप्स अगर है तो आप देखो कैसे लिखोगे बेटा, n इंटू, है ना, आप ऐसे, आपने याद हो आपने इस तरीके से किया था ना, 1 लूप 2 लूप 3 लूप इस तरीके से, और टोटल लेंथ आपकी ये l स्ट्रिंग की लेंथ में मान लेता हूँ। तो उस केस में आप क्या लिखते थे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है ना, ये जो दूरी आती थी बेटा, ये दूरी आप कैसे लिखते थे, दिस इज लैम्डा बाय 2, आप लैम्डा बाई 2 लिखते थे। ऐसे n लूप्स हैं तो आप कैसे लिखोगे बेटा, l बराबर n इंटू लैम्डा बाई 2, ये आप लिखेंगे लेंथ। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, c डिवाइडेड बाई 2l, जो स्पीड ऑफ वेव रहेगी वो, तो स्पीड ऑफ वेव c तो कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, और बेटा आप यहाँ से देखो कि आप इस लेंथ l को कैसे लिखोगे, n लैम्डा बाई 2। अच्छा सॉरी, इसको ऐसे करें, एक हल्की सी गलती होगी बेटा, थोड़ी सी इसको ठीक कर लेता हूँ। देखो आप यहाँ पे बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखने का क्या फॉर्मूला है कि जो स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, इस फॉर्मेट से करते हैं। तो स्पीड तो बेटा क्या होगी, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू, और भाई यहाँ से आप देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2l बाई एन, तो ये हो गया बेटा 2l बाई एन, ये फॉर्मूला आ गया। यही फ्रीक्वेंसी आपको बाद में भी चाहिए, तो आप एक बात देखो बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू n बाई 2l, इट शुड बी इक्वल टू, अब देखो टेंशन बदलनी पड़ेगी, टी डैश हो जाएगी, म्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अब आप देखो कि इस बार टोटल नंबर ऑफ जो आपकी लूप्स चाहिए आपको, वो यहाँ पे n की जगह कितना है, 2n है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2l बाई 2n, 2l बाई 2n, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो टेंशन जो जनरेट कर रहा है, वो टेंशन कौन जनरेट कर रहा है, वेट, जो उसका मास है, वो जो वेट जो वो जनरेट कर रहा है बेटा। तो एक काम करो, n से n, 2l से 2l कैंसिल आउट, म्यू से म्यू भी कैंसिल आउट हो गया आपका। तो बेटा ये क्या बन गया आपका, रूट ऑफ t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट t डैश, और t इज इक्वल टू 4t डैश, और बेटा इनिशियल टेंशन तो mg के बराबर थी, बाद वाली टेंशन मान लो m डैश g के बराबर होगी, सो m डैश इज इक्वल टू m बाई 4। तो यानी कि बाद में जो आपको मास रखना है, दैट शुड बी इक्वल टू m बाई 4। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नोट करें और क्वेश्चंस करते हैं, नोट करो बेटा जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, correct the length of an open pipe and a closed pipe are in the ratio 3:2. Find the ratio of the third overtone of closed pipe and second overtone of open pipe. चलो लेंथ ऑफ, चलो ऐसा कर लो बेटा कि ओपन पाइप की लेंथ L1 मान लो, और क्लोज्ड पाइप जो आपका है बेटा उसकी लेंथ आप L2 मान लें, और इन द रेशियो 3। तो एक काम करो ना, ओपन पाइप हो गया 3l और इसका लेंथ हो गया 2l, ऐसे मान लो। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप, इसका आपको क्या चाहिए, थर्ड ओवरटोन चाहिए भाई, और इसका आपको क्या चाहिए, सेकंड ओवरटोन चाहिए। तो आप याद करें कि जो ओपन पाइप वाला जो केस था, है ना, जो हम क्या कर रहे थे, ओपन पाइप वाला जो हम केस कर रहे थे, उसमें क्या था, वो बिल्कुल वैसे रिजल्ट आए थे, हार्मोनिक और ओवरटोन में कोई फर्क इस तरह का नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड ओवरटोन का मतलब बेटा ओपन पाइप में क्या बनता है, इसका मतलब वो यहाँ की थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, बेटा इसको मैं लिख देता हूँ आपका ओपन पाइप, है ना, ओपन पाइप। और भाई थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप के केस में देखो यहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रही थी फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट, 3 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट, 7 म्यू नॉट, 9 म्यू नॉट एंड सो ऑन। ये पहली ओवरटोन था, ये दूसरा ओवरटोन, और तीसरा ओवरटोन का मतलब बेटा क्या हुआ, 7 टाइम्स म्यू नॉट ऑफ क्लोज्ड पाइप।
अब आपको जो रेशियो चाहिए वो थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो क्लोज पाइप का देखो आप कैसे लिखोगे बेटा, 7 टाइम्स जो क्लोज पाइप है उसकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी वो लिखी जाती है C/4L। तो यानी कि C/4 ऑफ बेटा क्लोज पाइप जो है आपकी उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 12 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, और ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हो बेटा, C डिवाइडेड बाय 2L, और बेटा इसकी लेंथ है आपकी 3L। ये रिक्वायर्ड रेशियो है आपका। तो आप देखो ये L से तो L कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया। तो भाई ये आप देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सो द आंसर इज 7:4। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7:4। सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन, मतलब नीट और मीन्स लेवल टाइप का बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये हम नहीं कह सकते इसको। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कह रहे ए बी, पहले इस सवाल को समझना पड़ेगा आपने। कह रहे ए बी इज ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर। चलो डायग्राम नहीं दे रखा, खुद ही बनाना पड़ेगा अपने को। ये लो भाई, हमने एक ए बी सिलेंडर बना लिया बेटा। ये मान लो ये ए और ये आपका बी हो गया। आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रिजल्ट आपने पढ़ा नहीं, बट उसको रिलेट कैसे करेंगे ये देखिए। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ए बी की, वो टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर है। इट इज फिटेड विद द फ्लेक्सिबल डायफ्राम सी एट द मिडल। बिल्कुल बीच में आप ही मानो कि मतलब बहुत एक हल्का सा क्या कर दिया बेटा, एक डायफ्राम इस तरीके का है ना, जैसे आपने वो कोई डमरू वमरू वाला वो देखा होगा तार, उसको डायफ्राम ही बोलते हैं ना। तो ये यहाँ पे सी पर, और ये जो दूरी है आपकी बेटा ये 0.5 मीटर, और ये वाली दूरी भी आपकी 0.5 मीटर। चलो अब आगे देखो, अब आगे काम की बात है। एंड 2 अदर थिन फ्लेक्सिबल डायफ्राम ए एंड बी एट द एंड्स, यानी कि यहाँ पर भी क्लोज कर दिया। आप कहोगे भैया ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ा ही नहीं, दोनों एंड पर क्लोज हो रखा है। आगे सवाल पढ़ो, आगे भी तो बात कर रहा है वो। अब कह रहा है कि पोर्शन जो एसी वाला है, एसी वाले पोर्शन के अंदर आपका हाइड्रोजन है भाई, और ये वाला जो पार्ट है इसमें ऑक्सीजन है। तो अलग अलग गैस डालने से क्या होगा, दोनों मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव रहेगी दैट विल बी डिफरेंट। अच्छा आगे क्या कह रहा है, द डायफ्राम ए एंड बी आर सेट इनटू वाइब्रेशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। माने यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बेटा और इस वाले पोर्शन की जो फ्रीक्वेंसी जिससे ये वाइब्रेट करेंगे वो सेम है, ठीक है। एंड बिहेव्स एज एंटी नोड्स, इसका मतलब बेटा ए पॉइंट यानी कि इधर आपका एंटी नोड है और इस बी पर भी आपका एंटी नोड है। चलो What is the minimum frequency of these vibrations for which the diaphragm sees a node? इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये जो डायफ्राम सी था, यहाँ पे नोड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। याद करो ऐसा कैसे हो रहा था, इट इज सिमिलर। इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो इस तरह का कहाँ होता था कि एक एंड पर एंटी नोड और दूसरे एंड पर नोड बने, जब कोई क्लोज पाइप वाले जो मैंने रिजल्ट पढ़े थे कि क्लोज पाइप वाले के ऊपर अपर जो ओपन एंड था वहाँ पे एंटी नोड बनता था और जो क्लोज एंड था वहाँ पर नोड बनता था। तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो यानी कि दोनों में हमने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे नहीं पढ़े थे, बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है तो मैं रिजल्ट वही यूज करूंगा जो कि क्लोज पाइप वाले थे, है ना, क्लोज एट वन एंड। चलो बेटा करें अब जरा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना जो एसी वाला जो पार्ट है। एसी वाले पार्ट में बेटा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन की स्पीड उसने दे रखी है हाइड्रोजन वाले में बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज दिस एंड ऑक्सीजन, तो बेटा ये 1100 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड इन हाइड्रोजन। तो बेटा इस वाले केस में आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है एसी वाले पार्ट की, उसका फॉर्मूला तो अपने पास क्या है, C डिवाइडेड बाई 4L। वो किसके इक्वल है बेटा वो फॉर्मूला, C डिवाइडेड बाई 4L। तो भाई इसकी जो फंडामेंटल C की वैल्यू 1104 और L बेटा आपका 1/2 है, तो इट कम्स आउट टू बी 550 हर्ट्ज। यानी एसी वाले पार्ट की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 550 हर्ट्ज आ रही है, यानी कि इसके बाद की जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वो 550 हर्ट्ज की
इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे बेटा। चलो ये तो इसी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ये जो आपका BC वाला जो पार्ट है, BC वाले पार्ट के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की स्पीड दे रखी है आपको 300 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो BC वाले पार्ट में आएगी दैट विल बी C डिवाइडेड बाय 4 इंटू L, इट कम्स आउट टू बी 150 हर्ट्ज। ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। आपको कॉमन फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको बेटा कॉमन फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एक काम करते हैं ज़रा यहाँ से कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ AC डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ BC। हमेशा जब भी कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो यही तरीका है, दोनों को डिवाइड कर दो एक बार। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा 550 और ये 150। तो इसका मतलब 3 टाइम्स म्यू नॉट ऑफ AC इज इक्वल टू 11 टाइम्स म्यू नॉट ऑफ BC, और यही आपकी कॉमन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। या तो 3 टाइम्स म्यू नॉट AC लिख दें आप, यानी कि अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, हम सब कुछ निकाल चुके हैं। जो कॉमन फ्रीक्वेंसी अब आपकी आ रही है वो आप देखो 3 टाइम्स म्यू नॉट ऑफ AC, म्यू नॉट ऑफ AC इज 550, सो इट कम्स आउट टू बी 1650 हर्ट्ज। आप 11 टाइम्स इसको भी करेंगे तो भी यू विल गेट 1650 हर्ट्ज, यानी कि ये कॉमन फ्रीक्वेंसी रहेगी। एक पार्ट ऑफ द एक पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो हो गया है। हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नोड्स और टोटल नंबर ऑफ एंटी नोड्स। अब इसको मतलब समझो बेटा, ऐसे कि पहले वाला जो पार्ट है, यानी कि AC वाला जो पार्ट था बेटा, ये अपना A, ये C और ये B था। AC वाला पार्ट जो है वो थर्ड हार्मोनिक है। वो कैसा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब बेटा ऐसे रहा होगा, अगर आप समझ पाएं तो। यहाँ पे तो मुझे नोड ही चाहिए था, यहाँ पे नोड चाहिए, तो एक लूप बीच में बन गई होगी, यानी बेटा यहाँ नोड रहा होगा बीच में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ नोड रहा होगा, यहाँ एंटी नोड रहा होगा, फिर बीच में नोड और एक एंटी नोड और रहा होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ इस टाइप की शेप बनेगी। मैं शेप बनाऊं, इस टाइप का शेप बनेगा, मतलब कुछ कुछ रफली शेप आपको आइडिया लग गया होगा। नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, ये बन गया। अगले वाला केस में देखो अगर आपने 3 लिखा है तो मैं कहता हूँ कि 3 म्यू नॉट लिखा है तो इसको ऐसे लिखो 3 + 1। 3 का मतलब नहीं, आपने 3 लिखा है तो उसको ऐसे लिखें बेटा, आप 3 लिखा है आप उसको लिखें 2 + 1। ये 1 तो जो बनेगा वो हाफ लूप बन रही है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये फुल लूप बन रही है। ऐसे समझें आप इसको। आपने 3 लिखा, मैं कहता हूँ 3 को 2 + 1 लिखें आप। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाफ लूप बनी हुई है, और 2 डिवाइडेड बाय 2 फुल लूप बनेगी। ऐसे आप समझ लें इसको। अगले वाला जैसे केस 11 का है बेटा, तो 11 को आप लिखें 10/2 + 1, तो 5 + 1, 5 लूप पूरी और 1 लूप आधी। तो अब आप देखें 5 लूप पूरी बनेंगी अगर, यानी कि ऐसे मान लो कि, और जब 1 लूप पूरी बनती है तो देखो यहाँ पे इस वाले के लिए हमारा हो गया है। यहाँ पे अगर बात करो, मैं यहाँ छोटी छोटी बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये इस टाइप से बनेगा बेटा। तो अब आप देख लें जरा, अब आप काउंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ आपको मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ पेन का। ये एंटी नोड, ये नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। बस एंटी नोड, ये वाला लास्ट वाला एंटी नोड यहीं पे आएगा, बस खत्म। तो आप देखें आपके एंटी नोड कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके एंटी नोड हैं,
और नोड की अगर आप बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके नोड्स हैं। ये तरीका है इसको देखने का। सो दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, आप नोट करें। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट करो बेटा। देखो बेटा एक और क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। कह रहा है एक ओपन पाइप और एक क्लोज पाइप है, दोनों की लेंथ सेम है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर nth ओवरटोन। तो भाई अगर ओपन पाइप के केस में बात करें बेटा, ओपन पाइप में nth ओवरटोन का मतलब क्या होता है, n+1 म्यू नॉट। एक बात को आप ये समझ लें। दूसरा है आपका क्या, क्लोज पाइप। क्लोज्ड पाइप के केस में आपको चाहिए nth ओवरटोन। तो nth ओवरटोन का मतलब समझे कि यहाँ पे nth ओवरटोन का मतलब क्या है। देखो भाई क्लोज पाइप के केस में क्या होता है, म्यू नॉट, फिर 3 म्यू नॉट, फिर 5 म्यू नॉट, 7 म्यू नॉट एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ओवरटोन। ये आपका क्या हुआ, सेकंड ओवरटोन। ये आपका थर्ड ओवरटोन। और इस तरीके से जब आप कहाँ पर पहुँचेंगे, 2n+1 म्यू नॉट पर जब पहुँचेंगे आप, तो ये वाला जो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा nth ओवरटोन। ये आपका nth ओवरटोन बनेगा बेटा। तो यानी कि इट शुड बी इक्वल टू 2n+1 म्यू नॉट। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे इसके फंडामेंटल, यानी कि इसको ऐसे लिख लो n+1। और भाई ओपन पाइप के केस में म्यू नॉट को कैसे लिखोगे, c/2l। और इस केस में कैसे लिखा जाएगा बेटा, 2n+1 c/4l। ये फार्मूला बेसिकली। तो हमसे जो रेशियो पूछा है वो ओपन बाई क्लोज पूछा है बेटा। तो n+1 c/2l डिवाइडेड बाई 2n+1 c/4l। c से c कैंसिल आउट हो गया, l से l, और बेटा ये हो गया। सो आंसर इज ट्वाइस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2n+1। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हमारे, है ना। अब अगली जो क्लास है उसमें बीट्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक बच गए, एक बीट्स का और एक अपना डॉपलर्स इफेक्ट। थैंक यू।